संसदीय सरकार, लोग व उनके प्रतिनिधि। भारतीय संविधान यह तो निश्चित करता है कि सभी लोग अपने देश की शासन प्रणाली का हिस्सा बने, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में नहीं, अपने प्रतिनिधियों द्वारा। हमारे देश में 18 वर्ष या उससे ऊपर के सभी नागरिकों को मत देकर अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है। प्रतिनिधि अलग अलग स्तर पर चुने जाते हैं, जैसे ग्राम पंचायत, राज्य विधानसभा और संसद। इन प्रतिनिधियों की यह जिम्मेदारी होती है कि वे अपने क्षेत्र के लोगों की राय जानें। लोगों की प्रतिनिधियों का चुनाव 5 वर्ष तक के लिए होता है और इनकी जिम्मेदारी लोगों के प्रति होती है। इन वर्षों के दौरान यदि यह ठीक से काम न करें तो लोग इन्हें दूसरी बार वोट न देकर सरकार में शामिल होने से रोक सकते हैं। लोग स्थानीय शासन की इकाइयों जैसे ग्राम पंचायत से लेकर पूरे देश के लिए कानून बनाने वाली संसद तक सभी में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करते हैं। ये प्रतिनिधि लोगों की तरफ से कानून बनाने, उन्हें लागू करने और शासन के जरूरी निर्णय लेने का कार्य करती है। संसदीय सरकार में प्रतिनिधियों का चुनाव एक निश्चित समय के लिए होता है। यह समयावधि समाप्त होने पर लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का फिर से मौका मिलता है। उदाहरण के लिए, भारत में यह अवधि सामान्यतः 5 साल की है। 5 साल के बाद होने वाले चुनाव में लोग पुराने प्रतिनिधियों को दोबारा वोट न देकर नए प्रतिनिधि भी चुन सकते हैं। संसद का गठन। भारतीय संसद के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों को मिलाकर ही संसद बनती है। लोकसभा। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के निचले सदन को लोकसभा कहते हैं। नाम के अनुसार यहाँ बैठने वाले प्रतिनिधियों यानी लोकसभा सांसदों का चुनाव सीधे लोगों द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत व राज्य विधानसभा की तरह लोकसभा के लिए भी हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। लोकसभा चुनावों के लिए पूरे देश को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं, लेकिन इसमें कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस समय लोकसभा में 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य भी मनोनीत किए जाते हैं। चुने जाने के बाद उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद यानी एमपी कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलाकर लोकसभा बनती है। लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनते हैं। राज्यसभा। भारतीय संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि की तरह कार्य करती है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा में 238 निर्वाचित तथा 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। राज्य के लोग ही विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं। फिर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। प्रत्येक 2 साल के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इस तरह राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति। संसद का तीसरा अंग राष्ट्रपति है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति औपचारिक रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से ही करता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। सरकार का गठन।
लोकसभा चुनावों के बाद चुने गए संसद सदस्यों की सूची तैयार की जाती है। जिस राजनीतिक दल को बहुमत के लिए आधे से अधिक सीटें प्राप्त होती हैं, उस दल के नेता को ही राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। भारत में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 543 में से कम 272 सीटों की आवश्यकता होती है। यदि किसी एक दल को बहुमत के जरूरी 272 सीटें न मिल पाए तो एक से अधिक दल मिलकर भी सरकार बना सकते हैं। इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। लोकसभा में बहुमत वाले दलों के गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री एवं सभी मंत्रियों के लिए संसद की सदस्यता अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर सांसद के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से कार्य करती है। भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में सर्वोच्च स्थान है। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी तरफ राष्ट्रपति के बीच सेतु का काम करते हैं। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल होते हैं। संसद के कार्य। पहला, विधायी कामकाज। संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है। दूसरा, वित्तीय कार्य। सरकार को बहुत से काम करने पड़ते हैं। इन सभी कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। संसद अपनी वित्तीय शक्तियों के द्वारा सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती है। सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब तथा प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना पड़ता है। तीसरा, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन और जानकारी देना। सरकार को नियंत्रित करना तथा मार्गदर्शन देना संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। संसद में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोगों की तरफ से कार्य करते हैं, इसलिए मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्नकाल में प्रश्न पूछना। प्रश्नकाल संसद का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संसदीय कार्यवाही का प्रत्येक दिन प्रश्नकाल से शुरू होता है। प्रश्नकाल के दौरान सांसद आमतौर पर अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित किसी भी विभाग के किसी भी विवाद से जुड़ी किसी समस्या के बारे में प्रश्न पूछते हैं। कई मौकों पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो सरकार के किसी ऐसी नीति या कार्यक्रम से संबंधित होते हैं जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करने का एक मजबूत तरीका है। यदि संसद को यह लगता है कि मंत्रिपरिषद सही ढंग से काम नहीं कर रही है, तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव की सूचना मिलने पर लोकसभा अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए एक निश्चित दिन तथा समय निर्धारित करते हैं। बहस के बाद मतदान किया जाता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। कानून की समझ। आप आए दिन रेडियो, टीवी व अखबारों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कानूनों एवं नियमों के बारे में सुनते पढ़ते होंगे। उनमें से कुछ कानूनों से तो आप परिचित भी होंगे, जैसे विवाह की उम्र सीमा, दहेज लेने के विरुद्ध कानून, मताधिकार का कानून आदि।
लेकिन कुछ कानूनों के बारे में आपकी जानकारी सीमित होगी, जबकि आपके घर के बड़े बूढ़े इनसे ज्यादा अच्छी तरह से परिचित होंगे, जैसे संपत्ति खरीदने बेचने के नियम, विभिन्न प्रकार के झगड़ों को निपटाने के लिए कानून आदि। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कानून बनाने की आवश्यकता क्यों है, नए कानून किस तरह बनते हैं और किस तरह ये सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। जितना जरूरी हमें यह सब जानना है, उतना ही जरूरी यह भी जानना है कि नागरिक होने के नाते हमें अलोकप्रिय या विवादास्पद कानून बनाने की स्थिति में क्या करना चाहिए। किसी भी सामूहिक व्यवस्था के संचालन के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, उन्हें कानून कहा जाता है। इन नियमों कानूनों के बिना हम एक व्यवस्थित समाज की कल्पना नहीं कर सकते। सुनिश्चित कानून व्यवस्था समाज के लिए बहुत आवश्यक है। यह मानव कल्याण और मानवीय अधिकारों के आधार पर बनाए जाते हैं। कानून आमतौर पर स्थिर और निश्चित होते हैं, परंतु किसी विशेष परिस्थिति या जनता के द्वारा विरोध किए जाने पर खास कानूनों को संशोधित या वापस भी लिया जा सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून निर्माण करने का अधिकार सैद्धांतिक रूप में तो जनता का है, परंतु तकनीकी तथा व्यवहारिक दृष्टि से जनता के प्रतिनिधि कानून का निर्माण करते हैं। भारत में कानून बनाने का दायित्व संविधान ने भारतीय संसद को दिया है, क्योंकि सांसद जनता के प्रतिनिधि हैं। संसद का एक प्रमुख कार्य देश के लिए कानून बनाना है। कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। आमतौर पर जनता पहले समाज की समस्याओं के समाधान के लिए किसी खास कानून को बनाने के लिए आवाज उठाती है। जनता के उठाए गए मुद्दों को मंत्रिमंडल द्वारा उस विषय से संबंधित विभाग यानी विधेयक समिति के पास सुझाव एवं विधेयक निर्माण के लिए भेजा जाता है। उसके बाद मंत्रिमंडल विधेयक को संसद में पेश करता है। उसका मूल उद्देश्य एवं समय निर्धारित करती है। भारत में संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा। सामान्यतया विधेयक को किसी भी सदन में रखा जा सकता है। विधेयक पर सदन में विस्तृत चर्चा होती है, जिसमें सुधार एवं संशोधन भी होता है। इसको समझने के लिए निम्न रेखा चित्र को देखा जा सकता है। कानून बनाने की प्रक्रिया। जनता का मुद्दा या समाज में चर्चा एवं बहस। उसके बाद सरकार द्वारा सदन में विधेयक पेश करना। फिर सदन में चर्चा या बहस, जिसके 2 परिणाम हो सकते हैं, विधेयक पारित या विधेयक रद्द। अगर विधेयक पारित, तो पारित विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है। फिर दूसरे सदन में चर्चा या बहस एवं पारित अथवा संशोधन। उसके बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। अंतिम चरण में सहमति के बाद विधेयक कानून बन जाता है। संसद में शिक्षा अधिकार कानून पर बहस। आजादी के बाद संविधान में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। उसमें यह प्रावधान यानी अनुच्छेद 45 रखा गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था अगले 10 वर्ष में राज्य द्वारा की जानी चाहिए। आज 60 वर्षों के बाद भी बाल मजदूरी, पढ़ाई पूरी किए बिना विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या, लड़कियों की कम साक्षरता प्रतिशत इस बात की ओर संकेत करते हैं कि सरकार द्वारा बनाए गए शिक्षा संबंधी कानून पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए हैं। इसको लेकर नागरिक संगठन, छात्र संगठन, समाज सेवी संस्थाएं, अभिभावक एवं आम लोग कई कार्यक्रम, सम्मेलन, मीटिंग, प्रदर्शन व अध्ययन आदि के द्वारा आवाज उठाते रहे हैं।